दोस्तों नमस्कार। सिजगी ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भूगोल से रिलेटेड भूगोल का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी। ये लुसेंट सामान्य ज्ञान का है। ओके, जो भी लोग कमेंट इतना कर रहे हैं कि सर बुक कौन सा लें, क्या लें, नहीं लें, हम जो भी बुक करवा रहे हैं वो बहुत ही बेहतर बुक है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे बुक लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतनी अच्छी तरह से हम वीडियो दे रहे हैं, उसके साथ में लिखा हुआ भी आपको मिल रहा है, उसके बाद भी आपको बुक चाहिए तो आप अपनी हिसाब से बुक को परचेज करें या ना करें। ओके, आपको जैसा लगता है उस प्रकार से आप बुक ले सकते हैं। आप कमेंट करने से पहले आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, नहीं है, हम सब चीज़ वहाँ पे डाल चुके हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें ये सब चीज़ों में, ठीक है। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। आप उन सारी बातों में नहीं आए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि जो सक्सेस करते हैं उसके पीछे का रीज़न होता है कि वो बहुत मेहनत कर चुके हैं, इसलिए वो सक्सेस हुए हैं और आप फेल्योर हैं। इसलिए आप उस पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये जो हमारा बोला हुआ वचन आपको अभी ख़राब लग रहा होगा, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर इस टाइप से हमको बता रहे थे। चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल। और जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, ठीक है। आप कमेंट जल्दी से जल्दी ना करें, क्योंकि देखिए कमेंट करिएगा उसके बाद फिर आप 1-2 दिन वेट करिएगा कि सर कमेंट का रिप्लाई कब तक देते हैं। उससे अच्छा है कि आप लिंक वहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से जो भी आपको बुक पसंद है, चाहे जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ओके, चलिए, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को मतलब क्या है। भूगोल के बारे में सबसे पहले हमको जानना है क्या है भूगोल। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी के निवासी को जाता है, ठीक है। यूनानी के निवासी को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी 2 विचारधाराएं थी, एक था निश्चयवाद और दूसरा संभववाद। तो संभववाद क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा यह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोल वेता वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। और निश्चयवाद यहाँ पे निश्चयवाद है। इसमें इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोल वेता रीटर राइटजेल और एलन सैम्पुल और हटिंगटन। ओके, और चलिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ जो जनक के बारे में बताया गया है, वो जनक के बारे में आप जान लीजिए। जनक के बारे में क्या क्या जानना है, तो भूगोल का जनक क्या है, कौन है, तो हैं हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक
इराटोस्थनीज। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इराटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन हैं? तो गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमिंडर। ओके, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है। विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन बैहम है और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जी मेंडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो है। स्ट्रैबो। चलिए अब नीचे की ओर हम लोग चलते हैं, नीचे कड़ी की तरफ। भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं। ओके, भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, उसको आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में दिया गया है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। स्ट्रैबो ने बोला था ये चीज़। और उसके बाद भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। क्लैडियस और टॉलमी ने बताए थे। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर ने बताए थे। अगला है 4 नंबर में, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। चलिए, यहाँ से आपका भूगोल स्टार्ट हो जाता है। भूगोल में सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिनमें निम्न प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख? थोड़ा सा हम यहाँ बुक से देख लेते हैं। ओके, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एब जॉर्ज लेमेंते है 1 नंबर में। 2 नंबर में है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। यह है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत, अलेन गुथ है। ओके, अगला जो पॉइंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंते ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 1 नंबर में, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। 2 नंबर में है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन हुआ।
वैज्ञानिक का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नोट में दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है नोट, आप देखिए यहाँ पे नोट। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान के मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2013 को WMAP रखा गया, मतलब वैज्ञानिक के नाम पर उनका रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। थेरन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। और अगला जो नोट्स है, नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखें नोट को। ओके, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। अगला जो पॉइंट दिया गया है, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो पॉइंट है मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी मीन्स गैलेक्सी कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक प्राप्त इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी नाम दिया गया है। देवयानी है जिसका नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक
भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें। और जो अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों सौर मंडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सौर मंडल। देखिए यहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल में सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ओके, चलिए अगला देखिए। जो सौरमंडल का जो पहला ग्रह है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है सूर्य। सूर्य मतलब सन सौरमंडल का प्रधान है। सही बात है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में अवस्थित है, मीन्स स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर सेकेंड 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय को बोलते हैं परिक्रमण काल। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कॉस्मोस ईयर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस वेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको, जो यहाँ से हम आपको टेस्ट लगाते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, कुछ बदलता हुआ दृष्टिकोण है, उसको हम लोग जान लेते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्र क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी में ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। यह ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रेह के सहायक जोहानेस कैप्लर 1571 से 1630 तक ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें से भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारा मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। अब देखिए ये जो समाप्त हो गया, यहाँ अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट हम लोग छोड़ दिए थे, इस पॉइंट से ही अगले पेज में हम लोग चलेंगे। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है।
ओके, इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष बताई गई है। ओके, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष। 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे मीन्स चलते हुए गैसों के गोले। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ओके, सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है व्यास का। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अगला जो है सौर मंडल के पिंड। अगला जो टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे सौर मंडल के पिंड कौन कौन से हैं वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन श्रेणी में? परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड में। तो परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आते हैं। बौने ग्रह में प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 में यूवी 313। लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड इसमें आते हैं। ओके, अगला है ग्रह के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ग्रह क्या होता है। ओके, ग्रह में खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। पहला शर्त क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा शर्त क्या है? उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा में है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह के श्रेणी में से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 ग्रहों में विभाजित किया गया है? तो पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। बृहस्पति या बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन कौन से ग्रह को देखा जा सकता है? तो देखा जा सकता है किनको देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल को। ठीक है,
मंगल को देखा जा सकता है। ओके, अब देखिए आकार के अनुसार और घनत्व के अनुसार में हम लोग घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हम जैसे जैसे बोलेंगे उस तरह से आपको याद रखना है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में पहला है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। ओके, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र, ये जो हैं घटते क्रम में। शुक्र एवं शुक्र एवं अरुण को यूरेनस बोला जाता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एक एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। परिक्रमण की दिशा एक ही है। चलिए अगला पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। बुध को बोला जाता है मरकरी। बुध को मरकरी बोला जाता है। बुध के बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है बुध में। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानते हैं ये जो टॉपिक चल रहा है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला, हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा और इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि पॉइंट वाइज में पढ़ के और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन दे दें। बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, यही मेरा मोटिव है, यही मेरा व्यू है, यही मेरा कह सकते हैं कि मेरा उद्देश्य है। यह बुध के बारे में हम लोग जानते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसका तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। जल में रखने पर तैरने लगेगा। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। कितना है? तो 560 डिग्री सेल्सियस। अगला है शुक्र है। शुक्र को बोलते हैं वेनस, VENUS, वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का भग्नी ग्रह बोला जाता है और कहते हैं यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे में सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं बृहस्पति को। ओके, अगला है मंगल को बोलते हैं MARS, मार्स। मंगल को मार्स बोलते हैं। इसे लाल ग्रह मीन्स रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री सेल्सियस के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। दोस्तों,
हम यहाँ से नीचे करके चेहरा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कमेंट में बहुत लोग बोलें सर इस तरह से आप पढ़ के बताइए, इस तरह से हम जैसे हम पढ़ते हैं तो आप जैसे बोल रहे थे एक बच्चा कमेंट में कि सर आप जैसे पढ़ते हैं तो हम लाइन बाय लाइन हम उसमें वीडियो में देखते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा कहीं मतलब कि हमको डिफेक्ट करता है, जो मतलब कि आप अच्छी तरीके से शांति मुद्रा में आप बताएं। तो शांति मुद्रा में इसलिए बता रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी तरह से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यही मेरा मोटिव रहता है। आप कमेंट करेंगे उसी तरह से वीडियो बनेगा, जैसे आप कमेंट करेंगे वैसा ही वीडियो बनेगा। ऐसे में जैसे इस तरह से वीडियो बना रहे हैं चेहरा को नीचे करके तो रिप्लाई बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि आप सबों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना दिन लगता है? 687 दिन लगता है। ओके, चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। नोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि नोट्स हमको जानना ही पड़ता है कि नोट्स क्या चीज़ है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ISRO ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपयान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है। यदि यह सफल हो जाता है तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा हो। चलिए अगला पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। 1 मिनट। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले अभी देख रहे थे नोट्स, जो कि मार्स ग्रह का नोट्स था। अब हम लोग देखेंगे शनि को बोलते हैं अंग्रेजी में SATURN। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए 1 मिनट। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मीन्स मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो दोस्तों ये जो हम अभी देख रहे हैं, आपको हम याद दिला देते हैं
कि ये जो वीडियो चल रहा है भूगोल का जो पहला वीडियो है, ये हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, सौरमंडल एंड ब्रह्मांड। सौरमंडल एंड ब्रह्मांड में आप देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो हो रहा है अच्छा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। जैसे 34 मिनट का हो गया है इसका वीडियो, 34 से 36 मिनट का। उसके बाद इसी कड़ी में आपको एक ही दिन देखना है, ओके। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा घबराहट होता है, इसलिए इसी का जो वीडियो है, इसी वीडियो को मतलब कि फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी कर देंगे, ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए तो और सपोर्ट कीजिए हम सबको। तो फ्री में अभी क्या चाहिए, ठीक है। चलिए अगला वीडियो की तरफ आके देखिए।